give 10 seconds and we will get started. Yes, sir. Yeah, please go ahead. गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। मैं आप सभी का लिसन संवाद के 10वें एपिसोड में स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए एक विशेष अवसर है, जहाँ हम आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नए विषय लेके आते हैं, जिससे आपको नई जानकारी प्राप्त हो। अभी इस आर्थिक वर्ष के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि आप सब लोग रिकवरी और अन्य विषयों में व्यस्त रहेंगे। फिर भी आप इस संवाद के सत्र में शामिल हुए, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस बार हम ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हर बार की तरह हम लोग आपसे ईयर एंड से पहले सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोसेस करनी होती है या कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है, इसके बारे में चर्चा होती है, जिसमें एडवांस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टीडीएस, एनपीए, पेनल्टीज कैलकुलेशन इट्सेट्रा करके देखना होता है। और उसके लिए जो भी पैरामीटर सेटिंग्स होनी चाहिए, उसे पहले से ही सेट करना होता है। उसके लिए आपको पहले से ही यूएटी एनवायरनमेंट का जरूरी होना है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर आज हमारे सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन के लीड्स मिस्टर दयानंद लवटे जी, आनंद लाडगे जी एंड प्रशांत किलेदार जी बात करेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह हमारे सीईओ सर आपसे मंथली रिव्यू और अपडेट देंगे। अब तक आप सभी का सहयोग और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी समय पर दी गई जानकारियां और महत्वपूर्ण सुझाव की वजह से हमें हर साल की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद रही है। इसके लिए हम आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है कि इस बार भी यह चर्चा सत्र आपको बहुत उपयोगी होगा और ईयर एंड की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होगी। इसमें हमारी तरफ से हर साल की तरह आपको सहायता देने की हमारी पूरी तैयारी रहेगी और पूरी कोशिश भी करेंगे। आप सभी के इस आर्थिक वर्ष के रिजल्ट्स जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीए रेशियोज बहुत ही अच्छे आए और आपका आने वाला नया आर्थिक वर्ष बहुत ही सफलता से भरा हुआ हो। आपकी अगर आर्थिक प्रगति उन्नति से भरी रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सीईओ गिरीश सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सीमा जी। और बहुत सही बात कही आपने कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे बैंक्स ईयर एंड को सही तरीके से क्लोज कर पाए। उससे पहले उन सभी को बहुत ढेर प्रॉफिट और जो भी एनपीए रिलेटेड मैटर्स है इनका कंट्रोल होना चाहिए। इस आशा के साथ हम ये 10वीं कड़ी में स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि ईयर एंड पास में आ रहा है, फिर भी आपने समय निकाल के हमारे साथ इस 10वीं कड़ी में आप जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि आपको भी संवाद उतनी ही उपयोगी हो जितना हमारे लिए है। पहले से हम ये बताते आए हैं कि संवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हम सारे बैंकों को, सोसाइटीज़ को एक ही साथ एक ही दिन में जुड़ सकते हैं। हर महीने हम तीसरी गुरुवार को संवाद के सेशन रखते हैं। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, चाहे वो सीईओ सर हों या चेयरमैन जी हों, वो लोगों इसके बारे में बात होती है। बहुत सारे लोग बहुत कंसिस्टेंटली हमारे संवाद को जुड़ रहे हैं पहले कड़ी से लेकर अब तक। हम ये भी देख रहे हैं कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन इसके हो, यही आशा है हमारी। और
हम हालांकि हम बोलते हैं कि हर एक संवाद का कड़ी आपके लिए बहुत उपयोगी इंफॉर्मेशन शेयर करे, बट इसका एक और भी मतलब है जहाँ पे आप हमारे साथ डायरेक्टली आपकी जो बातचीत है रख सकते हो। हालांकि हमारे पास बहुत और और तरीके हैं जिससे कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बट फिर भी संवाद ऐसा है कि आपके दूसरे सहयोगी बैंक या सोसाइटीज भी साथ में आते हैं। हम सभी लोग महीने के तीसरे गुरुवार को ऐसे 1 से 1.5 घंटे मिलते हैं। कुछ अच्छे विषयों के ऊपर हमारी चर्चा होती है, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, समझना होता है, उन सब चीज़ों को हम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इसको और लगातार और बेहतर करते जाएंगे। फिलहाल इस संवाद के कड़ी में मुझे जैसे हर बार की तरह पिछले महीने हमारे लिए कैसा रहा और अगले महीने में के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से हाईलाइट करना चाहूँगा। उसके लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन यूज़ करता हूँ। दयानंद जी बताइए जब आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पाओगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस ओके, यस, ठीक है। तो सबको सहर्ष स्वागत 10वीं संवाद में। हमारे साथ और बहुत सारे बैंक्स और सोसाइटी जुड़ रहे हैं। हर बार देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग मेरे सेशन के बाद जुड़ जाते हैं, तो मेरी बात वो सुन पाते हैं या नहीं वो चिंता रहती है। बट नेवरदलेस हम लोग टाइम के महत्व को जानते हैं और हम 4 बजे शुरू करना है तो 4 बजे शुरू करते हैं और मेरी बातचीत जो होती है पहले पार्ट में ही होती है। मैं कोशिश करूंगा अगले संवाद से कि दूसरे पार्ट में भी मैं कुछ अपना ओवरव्यू दे पाऊं। तो जनवरी हमारे लिए अगर जनवरी का बात करें तो ये साल के एकेडमिक साल के पहले महीना था, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी हमने बात किया था। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और बहुत अच्छी रही है हमारी इस साल का शुरुआत। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला है कि जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कस्टमर्स हमारे नए नए प्रोडक्ट्स को, नए नए सर्विसेज को ले रहे हैं और हम इस सेक्शन को बोलते हैं कस्टमर डिलाइट्स। मैं कोशिश करूंगा अगले संवाद में भी ये जो टेम्पलेट है ये मैं कायम रखूं ताकि आपको इससे और आसानी हो जाए मैं जो बात आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो कस्टमर डिलाइट सेक्शन ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है या नए कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो अगर कोई भी नया वाला मॉड्यूल हमसे लेते हैं, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हमारे पार्टनर के प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं या लेके आते हैं, वो लगभग जनवरी में हम लोग ये उस जैसे 8 ऐसे नए मॉड्यूल्स को हम अपने कस्टमर के तक पहुंचा पाए। और उसमें इम्पॉर्टेंट है कि बहुत दिन से आपने सुना होगा मेरी तरफ से कि हम अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है, हम शुरुआत एंड्रॉयड से किया था। हमारा जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है अभी भी वो एंड्रॉयड के बेस पे है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स और कस्टमर के कस्टमर्स वो एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो हमारी शुरुआत से ये फोकस नहीं था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन को एप्पल डिवाइसेस के कंपैटिबल बनाएं, बट पिछले 2 साल से जब से मैं हूँ ये बात निकल के आ रही है कि हमें iOS बेस्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी बनाना है। तो हमने पिछले 5-6 महीने से लगातार इसके ऊपर काम किया। हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टीम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और फाइनली हम लोग अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को iOS के ऊपर चलाने की जो ऐप होना चाहिए वो हमारे पास है।
ये ऐप हमने कोलैबोरेट करके अपनी पार्टनर के साथ बनाया है। अगर आपको, आपके सोसाइटी को, आपके बैंक को, किसी को भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का परमिशन है और आप iOS एनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। हम ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे एंड्रॉयड और iOS के दोनों के ऊपर चल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, अगर ये बहुत सारे हमारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट में हैं, तो अगले संवाद में इसका डेमो भी 5-10 मिनट का या 1 मिनट का जो रील्स होते हैं वैसे वाला इंट्रोडक्शन भी मैं करा दूँगा आपको, ताकि आपके पास जानकारी रहे कि लिस्ट के पास मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो पहले से ही था, अभी वो iOS को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी जो हमारी दूसरी बहुत बड़ी मुश्किल था पिछले 2-3 सालों में से, वो था मर्चेंट क्यूआर सोसाइटीज़ तक पहुँचाना। हालाँकि अ, अभी भी हमारे साथ ऐसे कुछ सिचुएशन है जिससे कि हम लोग बहुत स्मूथली इसको कर नहीं पा रहे हैं, बट हमारा कोशिश जारी है। लगभग पिछले पूरे 1 साल में और 1.5 साल में जब से मैं हूँ, तब से हो सकता है 5 से 6 ऐसे अलग-अलग हमारे पार्टनर्स के प्रोडक्ट्स को हमने बहुत बहुत डिटेल में ये रिव्यू किया, क्योंकि हमारे लिए पत संस्था भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उनका मर्चेंट क्यूआर कैपेबिलिटी उनके लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कोशिश रही है कि पिछले 1.5 साल में से कि हम एक ऐसा स्टेबल मर्चेंट क्यूआर एप्लीकेशन आप तक पहुँचाएँ, जो सोसाइटीज़ है, पत संस्था है हमारी, वो मर्चेंट क्यूआर यूज़ करके बहुत ज़्यादा बिज़नेस करे, ये भी हमारी आशा है। तो हम लगभग अभी एक पार्टनर हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो बहुत-बहुत बढ़िया तरीके से पट संस्था को 1-2 दिन में ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं। मर्चेंट क्यूआर पायलट के ऊपर हम चला रहे हैं 3 पट संस्था के साथ, और तीनों पायलट सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो हमें बहुत आशा मिली है कि अर्थ संस्था हो या बैंक हो, अगर आपको सबसे अच्छा और बढ़िया वाला मर्चेंट क्यूआर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें खुशी है कि हमारे पास वो सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली ये पेमेंट एग्रीगेटर जो होते हैं, वही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से ये हम पार्टनरशिप उनके साथ करते हैं, और ये अभी जो पार्टनर हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो उनका मर्चेंट क्यूआर सोसाइटीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया चलता है। बैंकों के लिए परमिशन होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट सोसाइटीज़ के लिए थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। अभी हम लोग इस बात से खुश हैं कि वो हम सारा सॉर्ट आउट कर पाए हैं। तो कस्टमर के डिलाइट सेक्शन में पिछले महीने हम 3 सक्सेसफुल पायलट्स रनिंग कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि आगे चल के इसको और ज़्यादा बढ़ाएँगे और ज़्यादा पट संस्था को ये सॉल्यूशन हम देंगे, ताकि उनकी बिज़नेस बढ़े और बहुत सारा पायलट से इसको प्रोडक्शन में भी मूव करें। आज के लिए मेरा दूसरा सेक्शन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है नया मेजर रिलीज़। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 साल से हम कस्टोडियन और ऐड-ऑन्स का मिला के एक रिलीज़ करते हैं, और वही रिलीज़ हमने जनवरी में किया है। तो 25.1.1 जैसा कि वो खुद नंबर बताता है कि 2025 मतलब इस साल का पहले महीने का पहला रिलीज़ है। तो अभी हमारे रिलीज़ हो गया है। रिलीज़ होने से पहले बहुत बार हमने इसके बारे में बात किया है आप सभी से। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेडिकेटेड टेस्टिंग टीम है जो डोमेन को भी जानती है और टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, उनका टेस्टिंग होता है। और फाइनली तीसरी टेस्टिंग जो होती है, जो दयानंदी की टीम है, सपोर्ट टीम है, वो स्मोक टेस्ट करते हैं। अभी फिलहाल के स्टेटस के हिसाब से जो जनवरी रिलीज है, स्मोक टेस्टिंग खत्म होने को आ रहा है, 25 फरवरी को खत्म हो जाएगा, और हम उसको आगे बढ़ के रोल आउट के बारे में बात कर सकते हैं।
तो मेरा तीसरा जो पॉइंट हाइलाइट्स में आपको बताना चाहता हूं वो रोल आउट के बारे में है। तो जो जनवरी रिलीज हमने किया है, इसका हाइलाइट्स भी आपको मिलेगा, रिलीज नोट्स भी आपको मिलेगा जब आपके यहाँ 2511 लगाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी के आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 200 से ज्यादा, मतलब 250 260 प्लस फीचर्स हमने इस रिलीज में रिलीज किया है। उसमें से 150 तक बग्स है, एनहांसमेंट्स 112 है। तो अब तक का जो भी बग फिक्सेस और एनहांसमेंट हम करते आए हैं, इन सभी को बंडल बना के हम 2511 में रिलीज कर रहे हैं। इसका रोल आउट जो प्लान, जैसा अभी हर बार हम रोल आउट प्लान बनाते हैं, उस रोल आउट प्लान का अगर जरूरत पड़े तो दयानंद जी भी इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। वो रहेगा कि हम पहले इसको 8 कस्टमर को रोल आउट करेंगे, देखेंगे कि उनके यहाँ बहुत दिक्कतें नहीं आ रही हैं और ये स्मूथली हो जैसा हर बार हो रहा है। उसके बाद हम 5 वेव्स बना के सारे कस्टमर तक हम 2511 पहुंचाएंगे। हमारे टाइमलाइन के हिसाब से जो हर बार हम लोग मेजर रिलीज करने के बाद रिलीज करने की कोशिश करते हैं, वो लगभग 3 महीने लगते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार भी 3 महीने लगेंगे लगभग। अब अप्रैल 2025 तक हम 2511 सब कस्टमर के यहाँ पहुंचा पाएंगे। मेरा इस मंच में सभी कस्टमर से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करो कि लेटेस्ट वर्जन आपके यहाँ चले, क्योंकि इतने सारे एनहांसमेंट्स, इतने बग फिक्सेस, इतना कंपैटिबिलिटी, सिक्योर कोड रिव्यू, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सारा सब कुछ करके हम रखते हैं और उसी को हिसाब से रिलीज करते हैं। तो अगर इसके बारे में इसलिए हम सभी कस्टमर्स को अनुरोध करते हैं कि आपके जो रिलीज वर्जन हो वो लेटेस्ट हो, तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। फिलहाल के लिए आपको जानकर सरप्राइज होगा कि हमारे सारे कस्टमर्स के अक्रॉस मुझे लगता है 8 से 10 अलग अलग वर्जन चल रहे हैं आज के दिन में, जो मैनेज करने में, मेंटेन करने में बहुत मुश्किलें होते हैं। बट ये मुश्किल बहुत ज़्यादा मैं आपके सामने आके रो नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे कि सारे कस्टमर एक ही वर्जन पे आ जाए, तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। इसके अलावा जो पिछले 2 महीने से आगे चल रही है वो है कंटिन्यूस क्लियरिंग। इस बार का स्केड्यूल के हिसाब से जितना हम जान पाए वो है 1 मार्च को, जो 10 दिन के बाद होने वाला है। हमने इसके बारे में जब बात किया था, कंटिन्यूस क्लियरिंग हम सभी कस्टमर्स को अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, एक रहेगा सिस्टम मैनेज्ड और बैंक मैनेज्ड। अभी हमारे रोल आउट के स्टेटस ये है कि लगभग सारे बैंक्स में हम रोल आउट कर पाए हैं। 11 बैंकों में काम चल रहा है और हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से देखें तो ये भी हो जाएगा इन टाइम। तो अगले 8 दिन में ये सारे बैंक्स के जो CTS मॉड्यूल चलाते हैं, जिनको कंटिन्यूस क्लियरिंग का कंप्लायंस होना है, ये हो जाएगा। और इसके दोनों वर्जन्स अभी चल रहे हैं, इसका टेस्टिंग भी किया है। बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी UAT में उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इश्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं। तो इसका काम हम बहुत जोरों से चल रहा है और आप देखोगे अगले महीने भी हम लोग इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना के जो भी सपोर्ट लगेगा और आपको जो दिक्कतें आएंगी उसको जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर दे, इसका अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस क्लियरिंग अभी इस बार मार्च 1 को होने वाला है और हम लोग आपके साथ हैं आपको लाइव जाने में। उसके बाद और कस्टमर्स हमारे चाहते हैं कि वो क्लाउड पे आना चाहेंगे, क्योंकि उससे उनका सिक्योरिटी बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ेगा और बहुत सारा उनका जो कंप्लायंस रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो पिछले महीने उससे पहले बहुत सारे कस्टमर्स हमारे क्लाउडिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, तो हमने बहुत ज़्यादा लगभग 8 से 10 कस्टमर्स को हमने दिसंबर में और जनवरी बिगिनिंग में क्लाउड पे लेके गए थे। तो जनवरी में इन पर्टिकुलर मुझे लगता है 2 कस्टमर्स हम क्लाउड पे लेके गए। इससे हमारे टोटल
बैंक्स ऑन द क्लाउड हमारी तरफ से हो गए हैं। बैंक्स का मतलब बैंक्स भी हो सकते हैं, पट संस्था भी हो सकता है। 31 हो गए हैं आज के दिन में। अभी के हिसाब से 332 ब्रांचेस हम लोग क्लाउड के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, और 2 बैंक्स को हम वर्क इन प्रोग्रेस में हैं जो क्लाउड पे जा रहे हैं। इससे अगले महीने के अपडेट में आप देखोगे कि 33 हमारे कस्टमर्स क्लाउड को मूव हो गए हैं। और पिछले महीने का अपडेट्स में लास्ट पॉइंट है रेगुलेटरी वाला। 2 नोटिफिकेशन आरबीआई, लगभग बहुत सारा नोटिफिकेशन आरबीआई ने रिलीज किया है, उसमें से 2 हमें लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रेगुलेटरी सेल से ये दोनों नोटिफिकेशन रिव्यू करके आए थे। उसमें पहला है कि मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, ये ट्राई ने इसको इशू किया है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं, अगर कोई सिम कार्ड है जो आप नहीं यूज कर रहे हो और वो रिचार्ज नहीं हो रहा है पिछले 3 महीने से, तो टेलीफोन ऑपरेटर को ये परमिशन होती है कि उस नंबर को दूसरे को दे दिया जाए। तो अगर ऐसा करता है, चाहे वो जानबूझ के या बिना जाने, मतलब बिना उसको रिचार्ज किए, अगर टेलीफोन नंबर आपका दूसरे को दिया जाता है, अभी ये हो सकता है कि ये कुछ फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो, क्योंकि आपका नंबर किसी और को दिया जा रहा है 3 महीने 4 महीने में। तो अगर ऐसे वाले आपके कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को आप कैसे हैंडल करो, आपके बैंकिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। हमें लगता है कि ये बैंकों के और सोसाइटीज के बेनिफिट में रहेगा, इसलिए हम इसके ऊपर अभी डिज़ाइन काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे ये ट्राई से लिस्ट पब्लिश होता है, कैसे इन नंबर्स को लिया जाए, कैसे सीबीएस में इसको चेक किया जाए कि क्या ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है किसी की जिसका ये चेंज हो जाए। इन सभी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं, और हमें हमें लगता है कि फरवरी में उसका कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन भी ख़त्म कर देंगे हम लोग, और इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है बहुत छोटा वाला रहेगा, इंटीग्रेशन वाला रिलेटेड मॉड्यूल रहेगा, तो वो भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनआरएल, जो आपको भी आरबीआई अगर ऑडिट हो रही है तो इसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी, बता दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट गाइडलाइन जो निकली है, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग आगे वाले संवाद में भी देंगे। और जो लास्ट वाला जो रेगुलेटरी अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो बेनिफिशियरी लुकअप है। ये आप सभी लोग जी पे, फ़ोन पे अगर यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, आप जैसे किसी का नंबर या नाम टाइप करने शुरू करो, तो वो सही वाला अगर नंबर है, रजिस्टर्ड है विद यूपीआई, तो आपको वो बता देगा कि ये फ़ोन नंबर इस पर्सन का है, कि आप उसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहोगे क्या, टाइप का कंफर्मेशन के लिए। ये बेनिफिशियरी लुकअप का जो गाइडलाइन है वही है। हमें मतलब सीबीएस प्रोवाइडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, और बैंकों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि चाहे वो ब्रांच ऑपरेशन हो या मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, जब मैं किसी बेनिफिशियरी को ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक प्रोविजन होती है, एक सुविधा होती है कि अब तक तो सिर्फ नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये लगा के सेव करता था और वैलिडेशन नहीं होती थी। अभी वो वैलिडेशन हमें लेके आना है, तो बेनिफिशियरी लुकअप वो उस फैसिलिटी को देता है। हम डिज़ाइन बना रहे हैं ताकि हमारी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में, इंटरनेट बैंकिंग में और सीबीएस में भी ये फैसिलिटी और ये सुविधा आपके पास हो, ताकि आप वैलिडेट करके, नेम लुकअप करके, सही वाला अकाउंट नंबर, सही वाला अकाउंट नेम और आईएफएससी कोड, इन सभी चीज़ों के बारे में मिस्टेक न करें, ताकि आपकी फंड ट्रांसफ़र सही हो। इसका इसका ये गाइडलाइन है। तो हम इसके ऊपर भी काम चालू है हमारा, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग आगे वाले महीने में देंगे। ये थे बहुत सारे बातों में से कुछ बातें जो मुझे लगते हैं
आपकी जानकारी के लिए भी अच्छे रहेंगे और आप जान पाओगे कि हमारा क्या कोशिश चल रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमने किया है जनवरी। अब देखते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी में हम बहुत खुशी के साथ ये बात बता सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो पिछले 3-4 महीने से उसके ऊपर काम चालू है, इसका पायलट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हमारे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ऑलरेडी है। बहुत सारे हमारे कस्टमर इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का जो फीचर्स हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो हमारे जब भी मैं जिससे भी बहुत बड़े बैंकों वालों से भी बात किया, कोई पत संस्था से भी मैंने बात किया, उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उनका जो नज़रिया है बैंक की तरफ जो या सोसाइटी की तरफ जो हम उनके पास डिपॉजिट्स हैं उनको हैंडल करने का, उनमें से इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का रोल बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने पिछले 3-4 महीने से इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के ऊपर काम शुरू रखा है। इसके बारे में पिछले संवाद में हमने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, इसके बारे में थोड़ा-सा झलक दिखाया था। तो हमें खुशी है कि हम लोग उसको आगे ले पाए और हमें लगता है कि फरवरी में इसका पायलटिंग हम करेंगे। हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी फरवरी में तो डेफ़िनेटली देंगे। उससे पहले हम कुछ बैंकों से, पत संस्था से रीच आउट करेंगे, बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल रोल आउट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बहुत आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे लिए भी। तो ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का पायलट जो होगा, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा iOS बेस्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा हमारे कस्टमर्स इसका फ़ायदा उठाएँ और जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको एंड्रॉयड और iOS बनाएँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमारी, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो, SMS मित्रा हो या LVF हो, ये सारे आपके बहुत उपयोगी होने वाले हैं और मैं आशा करूँगा कि आप भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर आपके बैंक और सोसाइटी के लिए यूज़फुल रहेगा, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसको यूज़ कीजिए। दूसरा जो चीज़ हम करने वाले हैं अगले महीने और ज़्यादा, ईयर एंड सपोर्ट। आज जैसे सीमा जी ने बताया, आज का एजेंडा पॉइंट ही यही है, जिसके बारे में दयानंद जी, आनंद जी और प्रशांत जी आगे चल के बात करेंगे। तो फरवरी में इसके ये थोड़ा और ज़्यादा जोर पकड़ेगा। और ज़्यादा जो चाहे वो यूएटी एनवायरनमेंट में कुछ करने की कोशिश करें, चाहे हम सिमुलेट करके देखें कि इस साल का नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, मेरा एनपीए कैसे दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है। ये इन सभी चीज़ों के ऊपर जो बैंक या पट संस्था कुछ करना चाहेगा, उन सभी से हम लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी वो करना चाहेंगे ईयर एंड के रिलेटेड, उनके उसके बारे में बातचीत हो सकती है, समझ हो सकती है और आपके इस फाइनेंशियल ईयर कैसे स्मूथली एंड हो, ये इसके बारे में बातचीत होगा। तो ईयर एंड सपोर्ट होगा, इसके बारे में बातचीत होगी अगले महीने और अगले महीने भी। जनवरी रिलीज जैसे मैंने बताया, इसका रोल आउट भी शुरू करेंगे हम लोग। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि ईयर एंड भी आ रहा है जो बहुत आपके लिए बिजी रखेगा। उसके साथ साथ हम कस्टोडियन रोल आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि बैंकों को और पट संस्था को रिकवरी और दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो रोल आउट हम करने वाले हैं, ये आपको बाधा ना बने, ये आपको ऐसा भी मतलब दिक्कतें नहीं दिक्कतें न क्रिएट करे, ताकि हम लोग आपको अपग्रेड भी कर पाए स्मूथली और आप नए अपडेट के साथ भी सारे बग फिक्सेस के साथ आपका ईयर एंड हो। ये हमारी कोशिश है। हम देखेंगे अगर बहुत सारा क्रिटिकल है, बहुत इश्यूज आते हैं, तो रोल आउट्स को कैसे दूसरे तरीके से किया जाए, इसके बारे में भी सोच रहेगा हमारा। कंटिन्यूअस क्लियरिंग गो लाइव अगर 1 मार्च ही रहेगा और एक बार एनपीसीआई इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, तो इसका 1 मार्च से
गो लाइव हो जाने के बाद जो थोड़ा बहुत सपोर्ट लगेगा, उसके लिए हमने जो टीम इसमें इन्वॉल्व थे डेवलपमेंट में, रोल आउट में, वो टीम को डेडिकेट करके रखे हैं। अगर आपके कंटिन्यूअस क्लियरिंग मॉड्यूल में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको प्रायोरिटाइज करके हम लोग फिक्स करेंगे। और इसलिए जो टीम इसके ऊपर अब काम कर रही है वो कंटिन्यू करेगा और वो फरवरी में भी कंटिन्यूअस क्लियरिंग के ऊपर फोकस करके रखेंगे। और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि सब कुछ आपका बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथ हो। रेगुलेटरी अपडेट्स, जैसे मैंने बताया, MNRL और बेनिफिशियरी लुकअप के बारे में जो गाइडलाइन में जो मुझे डिज़ाइन बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना है, ये कैसे रहेगा, CBS का एक्सटेंशन रहेगा या एड ऑन बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिज़ाइन बन रही है और इसके ऊपर काम रहेगा हमारा, और इसकी और ज़्यादा अपडेट्स मैं दूंगा अगले वाले संवाद में। तो ये थे हमारे जो पिछले महीने का और इस महीने का मिला के जो काम हमारा रहेगा और जो फोकस पॉइंट रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप में से किसी को भी कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर और ज़्यादा जानकारी हमारी तरफ से चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस है, आप या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैट में आप डाल सकते हैं। जैसा हर बार हम करते हैं, ये सारा सेशन होने के बाद चैट के विंडो में जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स है या कुछ है, हम इसको एक के बाद एक देखेंगे और उसको लेंगे और उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे मेरे इस महीने का ओवरव्यू। और आप सभी को फिर से धन्यवाद, आप इतना बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के संवाद को जुड़ पाए। और मैं अभी दयानंद जी को हैंड ओवर करता हूँ। दयानंद जी और प्रशांत जी और आनंद जी सपोर्ट का जो प्रिपरेशंस है ईयर एंड के लिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा सभी हमारे कस्टमर से कि अगर आपको कुछ भी पूछनी हो, समझनी हो या कुछ सुझाव देने हो कि ये करेंगे तो और बेहतर रहेगा, तो प्लीज़ आप बेझिझक हमारे साथ वो उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फिर से सबको धन्यवाद। नाउ आई एम कॉलिंग दयानंद जी, प्लीज टेक ओवर एंड यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। थैंक यू। आपकी प्रयागराज ट्रिप ने आपका कलर को चेंज कर दिया था, बहुत टैन हो गया। थैंक यू सर। सभी हमारे बैंक्स जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा 10th लिस्टियन का संवाद है। आपने बहुत आपका समय निकाला है, महत्वपूर्ण टाइम आपने जो निकाला है उसके लिए भी धन्यवाद। और मुझे आशा है कि इस एपिसोड में हम जो हमारा आने वाला ईयर एंड जो है तो वो बहुत ही फंटास्टिक और फाइनेंशियल ग्रोथ वाला रहेगा। इस ईयर एंड को संवाद में लाने के लिए हमें हमारे CEO सर, गिरी सर ने उत्साहित किया और उन्होंने बोला कि कस्टमर के लिए हम यहाँ संवाद करेंगे और हमारे लिए और हमारे जो बैंक्स है उनके लिए भी बेहतर रहेगा। मेरे साथ श्री आनंद जी भी है और प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं। अभी सभी को मैं इस संवाद में आज का संवाद का एजेंडा में बताता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, ईयर एंड के बारे में प्रीरिक्विजिट्स क्या करने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। ईयर एंड करते वक्त क्या चेकलिस्ट हमें करना चाहिए उसके लिए बात करेंगे। और आफ्टर ईयर एंड के बाद हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ये हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके बारे में हम आज संवाद में ही बात करेंगे, प्लस हम एडिशनली हम आपके साथ ईमेल से भी जुड़ जाएंगे। जो चेकलिस्ट आपको चाहिए वो हम आपके साथ पहुंचाएंगे। तो
आपको सबको पता है कि लास्ट इतने ईयर से 70 बैंक्स और 30 क्रेडिट सोसाइटी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमने विश्वास जताया है, जो कस्टमर सॉफ्टवेयर में उन्होंने ईयर एंड किया है, और हम इन संस्थाओं को एक्यूरेसी और रिपीसिंग के साथ ईयर एंड कार्य को पूर्ण किया है, और वो पूरे करने के लिए हमें सफलतापूर्वक सहयोग भी दिया है, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और गोल को भी प्राप्त कर सके। हमें ये गर्व है कि सभी बैंकों ने अपने ईयर एंड का कार्य समय पर पूरे किए हैं, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई है, योगदान भी हुआ है। हम सभी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें इस मुश्किल समय में हमारा निरंतर सहयोग किया। आपका समय पर कोऑपरेशन रहा, सपोर्ट रहा और स्मूथ ईयर एंड की सुनिश्चित करने में हमें मदद की है। जैसे से हम और एक वर्ष बढ़ रहे हैं और इस वर्ष का भी हम ईयर एंड करने वाले हैं, इसके लिए हमने प्लानिंग की आवश्यकता है, और इस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम दोनों मिलके ये प्रतिबद्ध है कि हम दोनों मिलके ये लक्ष्य को हासिल करेंगे। ये ईयर एंड के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जो प्रीरिक्विजिट है, ईयर एंड कैसे कौन सी चेकलिस्ट बनानी है, कैसे कैसे हमें वो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आनंद जी को हैंड ओवर करता हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल। ईयर एंड के लिए जो भी प्रीरिक्विजिट्स है वो भी हम देखने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने पहले इसको किया होगा, लेकिन अभी हम इसको आगे जाके देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही है आनंद जी। या कंटिन्यू। यस। तो पहले हमें यूएटी में लेटेस्ट वर्जन कौन सा है वो पहले देखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि 24.10.1 जो हमारे सभी बैंक्स में है वो मिनिमम बेस वर्जन रहना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। दूसरी ये बात है कि ये सब हम यूएटी पे देखेंगे पहले, तो ये 20 या 25 मार्च के पहले अगर ये हम सब कर पाएंगे और उसमें कुछ आपको परेशानी या कुछ हो सकता है, तो हमारे पास कुछ पीरियड आएगा जो हम आगे जाके उसको फिक्स करके हम स्मूथ ईयर एंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नया स्कीम कोई इंट्रोड्यूस किया है इस साल में, तो उसका एडवांस में इंटरेस्ट और पेनल्टी कैलकुलेशन ये आप कंफर्म करके देखिए, ताकि कोई पैरामीटर्स रह गए हो तो हम उसको लगा सकते हैं। उसके बाद इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट पैरामीटर्स है जो आप उसके पैरामीटर्स रिव्यू करिए। उसके बाद एनपीए के लिए जो मेजर है वो ओवरड्यू इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद एनपीए आइडेंटिफिकेशन और एंटिसिपेशन करके आप उसको प्रॉपर भी देख सकते हैं आपके सभी नॉर्म्स उसमें हो रहे हैं। उसके बाद बैलेंसिंग रिलेटेड जो है अकाउंट बैलेंसिंग रिपोर्ट्स रहेंगे, रिसीवेबल पेएबल रहेंगे, ये सब आप चेक करके रखिए। उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स रहेंगे, वो आप टैली करके रखिए। नॉर्मली लास्ट ईयर का हमारे पॉलिसी एडमिन में ईयर एंड हो गया होगा। अगर किसी बैंक ने नहीं किया है तो हमें पहले करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें इस साल के ईयर एंड के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद रिबेट कैलकुलेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे वो हो रहा है, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर कोई पेनल्टी आपको नई से लगानी है या कोई पिछली की पेनल्टी आपको अभी कैंसिल करनी है, उसके ऊपर जीएसटी लगाना है नहीं लगाना है, ये हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं हम, जो हम ब्रांचेस को इंटरेस्ट पे करते हैं या उसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कितना इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको कितना इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, तो वो हम वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एडहॉक पेनल्टी या चार्जेस कुछ लगाना है तो वो भी आप इस प्री ईयर एंड के प्रोसेस में चेक करके देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं।
उसके बाद इन्वेंट्री, स्टॉक बैलेंस, ये सब टैली है, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ सकता है। उसके बाद एक चेकलिस्ट है जो आपको एक्चुअल ईयर एंड जो हम करते हैं तो उसके पहले देखनी चाहिए। एक है कि सफिशिएंट टेबल स्पेस डेटाबेस में अवेलेबल है, ये इंश्योर करिए। उसके बाद सर्वर रेट और सिस्टम रेट एक ही है, ये भी इंश्योर करिए। डिफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ट्रांसफर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का अमोर्टाइजेशन जो है वो है। उसके बाद हेड ऑफिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, मैनुअल पेनल्टी पोस्टिंग, ये जो हमने प्रीरिक्विजिट में देखा है, ये सभी पॉइंट्स है यहाँ पे। इसके आप चेकलिस्ट करके उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। टीडीएस है, एनपीए है, ये सब हम ईयर एंड में करेंगे। उसके बाद ब्रांचेस में ईयर एंड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 हुआ है, ये हमें कंफर्म करना है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, P&L टैली हुआ है, ये सब देखेंगे। ओके, इसके बाद मैं प्रशांत जी को अनुरोध करता हूँ वो पोस्ट ईयर एंड के लिए रिलेटेड आपको आगे ले जाए। जी, जैसे कि आनंद सर ने आपको बताया कि ईयर एंड से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या होने के बाद चेकलिस्ट क्या है। आप ये जो है पोस्ट ईयर एंड है, जिसका मतलब कि ईयर एंड होने के बाद यानी कि हम सिर्फ ईयर एंड करते हैं। जैसे कि हम जो डेली रेगुलर डे होता है हमारा, वैसे ही हम हमारा ईयर एंड की प्रोसेस करते हैं। लेकिन वो होने के बाद पर्टिकुलरली 31 मार्च को और एक प्रोसेस रन करना पड़ता है, वो होता है ईयर एंड प्रोसेस। जब भी हम वो प्रोसेस रन करेंगे तभी हमारा ईयर एंड कंप्लीट होगा, यानी कि ब्रांच साइड के जो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सब 0 होंगे और उसका बैलेंस हेड ऑफिस को ट्रांसफर होगा। तो हम कहते हैं कि हमारा ईयर एंड कंप्लीट हो गया ब्रांच साइड का। उसके बाद जो आता है वो आता है हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस का ईयर एंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है कि जब हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी और सब अच्छा है और सब बराबर है, उसके बाद ही हम हेड ऑफिस का ईयर एंड कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हेड ऑफिस का ईयर एंड ऐसा नहीं है कि 31 तारीख को मेरा रेगुलर ब्रांच का ईयर एंड हो गया तो मैं 1 तारीख को ही मेरा हेड ऑफिस का ईयर एंड करूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हेड ऑफिस का ईयर एंड बाद में भी करते हैं, हाँ, लेकिन उसके दरमियान जो रेगुलर हमारा डेली एक्टिविटी का डे होता है वो हम उस पर चालू रखते हैं। ठीक है, अब मेरा ईयर एंड कंप्लीट हो गया, दैट्स मीन मेरा बैंक का ईयर एंड कंप्लीट हो गया, मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनल हो गई। फिर भी कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं कि जो मुझे रीचेकिंग करनी पड़ती है। उसमें से पहला है टीडीएस पैरामीटर। जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल हमारा टीडीएस रेट चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पॉलिसी मैटर। अगर नहीं हो तभी हमें वो रीएंटर करना पड़ता है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो हम वो चेक करना चाहिए कि मैंने वो टीडीएस रेट चेक किया, प्रॉपर एंट्री किया है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बैंकों का मार्च एंड 31 या 1 या 2 इन तारीख को भी चलता है। तो मीन टाइम जो एटीएम ट्रांजेक्शन होते हैं वो होल्ड पे रह सकते हैं मैक्सिमम। तो उस वक्त जब मैं मेरा फर्स्ट टेबिलिंग करता हूँ करंट फाइनेंशियल ईयर का, तब मुझे वो चेक करना पड़ता है कि मेरे सब अनपोस्ट एटीएम ट्रांजेक्शन रुपए ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए या नहीं है। उसके बाद जो आता है, जैसे कि सबको मालूम है, हर महीने के 7 या 8 तारीख के पहले हमारा टीडीएस रिवर्सल होता है। जैसे कि हम वो हर महीने करते हैं। सपोज 31 दिसंबर का टीडीएस कैलकुलेशन हुआ तो वो मैं जनवरी के 7 तारीख के पहले में उसका टीडीएस रिवर्सल करके फाइनल टीडीएस में इनकम टैक्स को भर देता हूँ। लेकिन स्पेसिफिक जब 31 मार्च का ईयर एंड होता है, उसके बाद जब मुझे कोई टीडीएस रिवर्सल करना है तो हम, और आपको सबको मालूम है कि हम वो 31 तारीख के ही डे बिगिन में करना पड़ता है। अगर कोई गलती से 1 अप्रैल 2025 में वो ट्राई करेगा टीडीएस रिवर्सल तो प्रॉब्लम होगा, तो वो टीडीएस पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल टैली में होगा। तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, अगर 31 मार्च के बाद कोई टीडीएस रिवर्सल करना है
उसके लिए 31 मार्च रीओपन करके हमको टीडीएस रिवर्सल एंट्री करनी पड़ती है। और लास्ट में है जो सबका मेन जो प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है रिओटेन पे। इसके लिए सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट या अनुरोध है सबको कि जब भी आप ये एक्टिविटी करते हो तो प्लीज हमें पहले 1 या 2 दिन पहले अपडेट करें कि हम ये रीओपन करने हैं और ये रीओपन में हम ये करने वाले हैं। तो उससे हमें क्या पड़ता है कि हमें वो हमारे लिए मैन पावर मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि आपको मालूम है जहाँ पे एटीएम यूपीआई ये ट्रांजेक्शन होता है उसको ले हम कंपल्सरी रात के 11 या 12 बजे के बाद हमें रीओपन करना पड़ता है ताकि मिनिमम फिक्स हमें अफेक्ट करे। तो एक प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। और रिवर्स एंट्री के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी तो आपको जैसे मालूम है, लेकिन हम फिर भी वो आपको मेल द्वारा आपको कंफर्म करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है जब मुझे रिवर्स एंट्री करना है तो। और ये हो गया पोस्ट ईयरिंग के बाद। इसके बाद मेरा बैंक का 31 या 2 तारीख के बीच में जो आपका एक्टिविटी चलता है होल 10 प्रोसेस, तो यहाँ भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मालूम है मुझे कि सबको दिक्कत होगी, लेकिन अगर मुझे एक टाइम फ्रेम मिल जाता है कि ये बैंक XYZ बैंक में 31 तारीख को या 1 तारीख को एरेंज करने वाला हूँ, ऐसा हमें कुछ शेड्यूल मिलता है सभी बैंकों का, तो मुझे मेरी जो सपोर्ट टीम है, कस्टमर केयर टीम है, उनको मैं मैनेज कर सकता हूँ, उनको मैं रिसोर्सेस अलॉकेट कर सकता हूँ ताकि किसी की बैंक का एरेंज की दिक्कत ना हो और कोई वेटिंग भी ना करना पड़े किसी को अननेसेसरी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। उससे हिसाब से लेवल 1 पे जो रिस्पेक्टेड बैंक में जो एडीपी टीम है वो हमें कांटेक्ट करेगी। वो हमें लेवल 2 के हमारे इंजीनियर से, जैसे कि हमें उमेश सर, विनोद नामदे जी, नीलेश पाटिल जी, रियाज, अविनाश और पवन इंचार्ज। इसमें से अविनाश और पवन ये सब क्लाउड नेटवर्किंग का देखते हैं, तो कोई क्लाउड या नेटवर्क की रिगार्डिंग की इश्यू हो तो वो आप अविनाश और पवन सर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कोई दिक्कत आती है तो आप उमेश पांडे, विनोद सर, नीलेश पाटिल और रियाज सर से बात कर सकते हैं। और उसके बाद कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो उसके लिए हमारे लेवल 3 पे शशिकांत और पंकज हमारे साथी है। उससे भी अगर कुछ मेजर इश्यू होता है तो हम आप डायरेक्ट दयानंद सर, विक्रांत सर रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, आनंद सर और प्रशांत में खुद कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हार्डवेयर का कोई मेजर इश्यू हो रहा है तो आप वैभव देशपांडे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी पोस्ट एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी। और जैसे मैंने बताया ये सब होने के बाद हमें एक एरिया की चेकलिस्ट भी आप सबको भी शेयर करने वाला हूँ, वो आपको कल या परसों आपको मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल। जैसे अभी आनंद जी और प्रशांत जी ने बहुत ही बढ़िया जो ईयर एंड के प्रोसेस के बारे में बताया, और मुझे ये मालूम है कि हमारे जो बैंक्स है वो सब शेड्यूल रहते हैं, उनके पास चेकलिस्ट रहती है, वो एक्टिविटीज बना रहते हैं और उनका प्रोसेस भी डिफाइन रहता है 31 मार्च के लिए, और वो बहुत सेंसिटिव रहता है। तो हम ये सब फॉलो करेंगे तो सभी के लिए बेहतर रहेगा, सभी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे प्रशांत जी ने बताया हमें प्लानिंग करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, और जैसे प्रशांत जी ने अभी बताया कि जो चेकलिस्ट है उसका चेकलिस्ट भी हम शेयर करेंगे ईमेल पे। और किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए एरन के बारे में तो हमारे अकाउंट्स ओनर जो है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो उनके साथ वो रीच आउट कर सकते हैं। उनके साथ होता है तो हमारे साथ भी जो प्रशांत जी, आनंद जी, मैं हूँ, विनोद जी है, उमेश जी है, टेक्निकल टीम से आपको ज्यादा कोई जानकारी चाहिए तो वैभव जी है हमारे साथ, विक्रांत जी भी है, तो हम सब आपके साथ है। और आपका ये ईयर एंड सफलतापूर्वक हो, ये हमारा ये है। तो हम
आपको आशा करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये इनका संवाद कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक्स दयानंद जी, आनंद जी Yes. और प्रशांत जी। हम अभी जो क्वेश्चंस आए हैं इसके तरफ बढ़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अहमदनगर शहर बैंक से 2 क्वेरीज है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट न्यू रिपोर्ट ऑफ CTR, व्हाट अबाउट AML डेटा जनरेशन। तो अहमदनगर शहर से कोई भी है अगर इसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बता सकता है तो पहले बताइए, उसके बाद दयानंद जी अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करो, या अगर विक्रांत जी जुड़ गए हैं तो वो भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यस यस सर। ग्रेट। अहमदनगर शहर से है जो इस क्वेश्चन को पूछे हैं, क्या वो बता सकते हैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा? नो प्रॉब्लम, ठीक है। मे बी ही इज अनेबल टू अनम्यूट। विक्रांत जी, यस सर। you want to respond to both of these points? यस, मैं इस पे ये कर रहा हूँ, चैट पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं। या बता सकते हैं कि तो- न्यू CTR रिपोर्ट के बारे में क्या हमारी आंसर है? सर ये जो न्यू CTR का रिपोर्ट है ये फिनगेट 2.0 में है। वो रिपोर्ट हम लोगों ने रिलीज किया है। अगर उनके यहाँ कोई इश्यू आ रहा है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत दिनों से वो CTR रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत बार चेंज हुआ है। अभी एक लेटेस्ट इश्यू है जो आज मैंने एक बैंक से बात किया, वो उनका कुछ तो रिलेशन जो है वो मैच नहीं कर रहे, ऐसा कहना है। वो अगर ये है उनका भी इश्यू यही है तो वो हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। और दूसरा उनका AML डेटा जनरेशन का है। AML डेटा जनरेशन पे बहुत दिनों पहले स्टॉप हुआ था, 2 महीने पहले सभी बैंक्स में। तो उसका नया प्रोसेस सब लिख के रिलीज किया है। वहाँ मैंने कल जब रिव्यू किया 2-3 दिन से, तब उधर एरर आ रहा है। वो फिर से हम लोग रिकैलकुलेट करके दे देंगे कल या मैक्स मंडे तक। ओके, साउंड्स गुड। तो अगर अहमदनगर शहर से कोई है और ज़्यादा इसके बारे में पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला जो है भूषण जी पूछ रहे हैं, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर एडवांस रिबेट कैलकुलेशन इन कस्टोडियन। ये एक रिमार्क है, कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्वेश्चन है? हाँ विक्रांत जी प्लीज गो अहेड। रिबेट कैलकुलेशन हम लोगों ने एडवांस में कैलकुलेट करने का फैसिलिटी दिया नहीं है, क्योंकि क्या होता है जो रिबेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो पैसा रिसीव होता है उसके हिसाब से है। वो फोरकास्ट हम लोग नहीं करते कि रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने एडवांस रिबेट कैलकुलेशन का फैसिलिटी कस्टोडियन में दिया नहीं है। तो अभी कुछ देने का सोच रखते हैं, या इसका इनकन्वीनियंस क्या होगा बैंक्स को? एक्चुअली रिबेट जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। इनकन्वीनियंस वो हम लोग उस दिन जब एडवांस रिबेट का कैलकुलेशन होता है उस दिन हम लोग उधर एक क्वेरी बना के रखे, फॉर्म बना के रखे। वो फॉर्म हम लोग देख सकते हैं पहले। अभी देने का कुछ भी ये नहीं है। ओके, आई थिंक भूषण जी आपको आप जो चाह रहे थे वो उसका उत्तर मिल गया है। आई नो आप क्वेश्चन से तो पॉइंट से तो ऐसा लगता है कि आपको अगर ये फैसिलिटी होता तो और बेहतर होता। तो देख सकते हैं हम लोग, विक्रांत जी सोच सकते हैं अगर इसका कुछ बना पाते तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ दयानंद जी आपको कुछ बोलना है क्या? एडिशनल जी भूषण जी, जैसे हमने अभी ईयर एंड के चेकलिस्ट में देखा है कि यूएटी पे भी आप देख सकते हैं जो आपका एडवांस रिबेट कैलकुलेशन करके उसका रिबेट कितना हो गया, पोस्टिंग हो गया है, वो भी देख सकते हैं इन एडवांस। यूएटी पर चेक कर सकते हैं ईयर एंड करके। ओके, नेक्स्ट नीलेश पाटिल जी हैं कोल्हापुर अर्बन बैंक से लगता है।
और ये 4 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है आईएसओ माइग्रेशन के रिलेटेड। तो यूटीआर number not generated, everyday 48 batch not posting, return reason code does not update customer ledger account, IFSC code does not update automatically. तो मेरे इंटरनल रिव्यू के हिसाब से विक्रांत जी आप बता रहे थे, अगर सुनील जी और पारस जी कॉल पे है तो इसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। विक्रांत जी आपके पास इसके कुछ अपडेट्स हैं? सर उनका एक्स यूटीआर नंबर है, एक्चुअली यूटीआर नंबर नहीं है। यूटीआर नंबर तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, एक्स यूटीआर नंबर का लॉजिक जो है वो उधर यूएटी पे डाला है मेरे इससे एवरीडे 48 बैच नॉट पोस्टिंग। ये मैंने एक बार उन्हें हेलो सर। हेलो हाँ यस कैन यू डिस्टर्ब यू? हाँ बोलिए। क्या हो रहा है कि जो यूटीआर नंबर यूएटी पे डाला है ना, वो सिर्फ ईएफटी में जनरेट होता है, सीबीएसई में डिफरेंट है और एएफटी से डिफरेंट जाता है। मतलब कस्टमर को जो यूटीआर नंबर देते हैं वो ओल्ड नंबर के हिसाब से होता है, और ईएफटी से जाता है तो ये न्यू नंबर के हिसाब से जाता है। ठीक है, उसके बारे में जगह एक ही जैसे नंबर फॉर्मेट से ही जाना चाहिए ना। ओके, वो मैं हम लोग चेक करके आपको अपडेट कर देंगे। और 48 बैच जो है वो पोस्टिंग नहीं होते। उस वक्त अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो पोस्ट नहीं होता है। ओके, अभी हर रोज क्या होता है, 48 यानी 11:30 बजे की बैच है, रात को एक ही ट्रांजैक्शन हो जाता है कभी कभी, तो उस वक्त वो प्रॉब्लम आता है, वो मैन्युअली हमें पोस्टिंग करना पड़ता है। और दूसरा ये कि जो रिटर्न आता है, अगर कोई बैंक अकाउंट क्लोज है या किसी रीजन से रिटर्न आता है, उसका रीजन जो होता है ना वो कस्टमर के लेजर अकाउंट पे या पासबुक में नहीं आता है। इसलिए कस्टमर पूछता है कि रीजन क्या है, अकाउंट क्लोज है या कुछ, या वो रीजन नहीं मिलता। और लास्ट जो है कि आईएफएससी कोड जो ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, इससे बहुत 1 साल पहले हमारा हुआ था बातचीत, तो वो अभी तक नहीं हुआ अपडेट। हाँ ठीक है, मैं एक 1 बाय 1 ये करता हूँ फिर से। जो यूटीआर नंबर का है वो चेंज हम लोग देख के आपको अपडेट कर देंगे। 48 बैच का भी अपडेट करके देखेंगे। पहले उसके लिए लॉग्स एडिशनली डालने पड़ेंगे मुझे। उसके बाद में रिटर्न रीजन जो है मैंने दूसरे एक बैंक पे अपडेट किया है, वो उधर भी अपडेट करके दे देंगे। 4th आईएफएससी कोड का एक प्रोग्राम है, वो हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, पर अभी यूएटी का एक प्रॉब्लम बहुत परसों का आया था। यूएटी में एक नया रिलीज हमने डाला था, उसका इम्पैक्ट हमें लाइव पे आया था। लाइव के जो एनएफटी आरटीजे से वो पूछ नहीं हो रहे थे। आप विक्रांत सर थे, आप एक हफ्ते से ये हमारा चल रहा था। बाद में पता चला कि यूएटी का कुछ तो डेटा लिंक लाइव पे अपडेट था, इसलिए वो पुश नहीं हो रहा था। वो वापस वैसे हो जाएगा क्या? हम लोगों ने उसके लिए एक इंटरनल रिव्यू का ये मेल भी सबको डाल दिया है, और हमारे एक एसओपी में भी डाल दिया है कि हम लोग जब यूएटी करते हैं तो सारे के सारे डेटाबेस लिंक्स रिक्रिएट करें या ड्रॉप करें, ऐसा हम लोगों ने या हमारे एसओपी में ऐड कर दिया है। इसलिए इसके आगे ऐसा नहीं होगा। ओके सर। ओके, संदीप जी मैं देख पा रहा हूँ आप हैंड रेज किए हैं, बट हमारी प्रथा है कि हम सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चन भी डाला है तो हम लोग आपकी तरफ आएंगे सर। जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स। देन जन कल्याण का जो है यूएटी सर्वर, ये मुझे लगता है ठीक है, ये बहुत सारा इश्यूज के बारे में बातचीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम इसको भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ईयर एंड रिलेटेड क्वेरीज हैं आपके तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट उसके लिए अवेलेबल हैं। बाकी चीज़ों को हम देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो जन कल्याण कराड़ से है, यूएटी सर्वर 31 मार्च डे एंड चेक कंप्लीटेड, 2 एनपीए इशू डिस्कस विद प्रशांत सर। प्रशांत जी, जन कल्याण कराड़, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? हमारा रिस्पांस रहेगा इसके लिए? हाँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ मेरे एंड पे, और उसके बारे में मैंने कंसर्न से बोला है, तो मंडे तक हो जाएगा सोल्यूशन सर।
ओके, थैंक यू। राजमाता से है और H2H इन्वर्ट इन पेंडिंग। तो आप में से कोई जानता है इस इशू को, कुछ हम कर रहे हैं इसके बारे में? नहीं, ओके, तो विक्रांत वो जी अलग से maybe, वो अलग से टीम में आप हैंडल कर रही है, लेकिन मैं लिख के ले लेता हूँ और उनको रिप्लाई यस कर प्लीज। देता हूँ। हाँ, संदीप जी, आप पूछ रहे हैं कि वेयर टू चेक एडवांस रिबेट अमाउंट। संजय जी, मैंने जैसे अभी 5 मिनट पहले बताया कि हमारे यहाँ एडवांस रिबेट कैलकुलेशन का प्रोसेस अभी नहीं है वो, और हम लोग वो अभी तक तो करने का सोचे भी नहीं है, क्योंकि रिबेट कैलकुलेशन जो है वो जो रिसीट है वो फोरकास्ट करके हम लोग रिबेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अभी तक तो एडवांस रिबेट नहीं करेंगे। विक्रांत जी, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा है, इससे कन्वीनियंस हो सकता है बैंकों को, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यस सर, उसके लिए थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। नो वरीज। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है? सदगुरु गणिनाथ बैंक, name screening not done in customer master. After click on name screening option, AML add-on module need to start and proceed further. Ticket raised on 26 June 2024. Okay, ticket ID is this, but still issue is not resolved. Okay, this is very strange. हम लोग हालांकि इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि आपकी टिकट इतने दिन से रिजॉल्व नहीं हुआ है, बट हम जनरली जो आपके कस्टमर सक्सेस मैनेजर है उनसे इनपुट लेते हैं कि कोई भी ऐसे टिकट इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो और उसको प्रायोरिटाइज नहीं करे, तो हम इसके बारे में देखेंगे। दयानंद जी, ये बैंक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है हमारी टीम में से? रियाज जी है। हाँ, रियाज जी को बताइए क्यों ऐसा हुआ है, और इसका इंटरनली स्टेटस चेक कीजिए कि क्या उसका स्टेटस है, और रिप्लाई कीजिए प्लीज। ओके, there are so many bugs in CTS when it is complete. Okay, CTS, मुझे लगता है कि मे बी विक्रांत जी, you might want to take up this CTS related query कि there are so many bugs relating to अहमदनगर शहर। तो आनंद जी, इसका इशू क्या है? इशूज के लिस्ट है जो CTS के बारे में है। अहमदनगर शहर बैंक मैनेज्ड है, सिस्टम मैनेज्ड है? एनी आइडिया? ये सब बैंक मैनेज्ड है, और अमर जी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एमटेक से भी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ और उनको अपडेट करूँ। ओके, या थैंक यू। अभी मनीष पुजारी जी बता रहे हैं कि मनीष जी थोड़ा बताइए, आपके मैसेज समझ नहीं पा रहा हूँ। नीचे एक और भी है क्या? ओके, inoperative accounts, unclaimed deposits in banks, revised instruction RBI dated 1st Jan 2024. ओके, अगर मनीष जी आप ये बता रहे हो कि ये, हाँ, आप बताइए ना थोड़ा सा इसके बारे में, ताकि हम समझ पाए। सर, ये 1 जनवरी का आरबीआई का गाइडलाइन है जो इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में है, जहां हमें इनऑपरेटिव अकाउंट और मैसेजिंग का मैसेज अलाउ करना है। तो वो रिस्क पे आता है, मतलब ऑडिट में ये फ्रीक्वेंटली आता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो मैंने वो सर्कुलर का रेफरेंस भी दिया है। प्रीवियसली भी डिस्कस हुआ है सर के साथ, लेकिन एक बार इंटरनली आप डिस्कस करके देखिए। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर दिस। श्योर। तो हाँ विक्रांत जी, जो अनक्लेम्ड के डिपॉजिट के बारे में एक नंबर जनरेट करना था, वो एक्चुअली करके नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। हाँ,
ये एक महीना। मतलब इनऑपरेटिव और अनक्लेम दोनों को कंबाइन करके उसको ट्रीटमेंट देना है। मतलब समझो वो सर्कुलर में अगर अकाउंट एक ईयर और 1 ईयर अगर इनऑपरेटिव रहता है तो उसको इंटीमेशन देना है, और उस इंटीमेशन को अगर वो रिकॉग्नाइज करता है तो उसके बाद उसका इनऑपरेटिव का प्रोसीजर चालू होता है। ऐसा उसका डिटेल सर्कुलर में है। यस अगर आप यस डिस्कस करोगे यस, तो आपको समझ में आएगा। हाँ बराबर है। इसीलिए उसमें इनऑपरेटिव अनक्लेम के लिए हम लोगों ने एक चेंज किया है। 1 महीना पहले मैसेज जाना चाहिए, एसएमएस, ऐसा किया है। और उसके बाद में 1 महीने के बाद वो अकाउंट इनऑपरेटिव या डोरमेंट अनक्लेम करके ये होगा, मार्क होगा। तब जब इनऑपरेटिव मार्क होगा तब से उसका पेनल्टी क्लोज बंद करना है या चालू रखना है, ये भी आपके लिए कॉन्फ़िगरेबल करके रखा है। ये हमारे नए वर्जन में रिलीज हो चुका है। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस, थैंक यू। ओके, सपोर्ट एसएमएस बैंक गदग वर्जन अपडेट, लोन इंटरेस्ट अपडेट के बारे में करंट मंथ एंड लास्ट मंथ का इंटरेस्ट में हमसे ऑथराइज करने के बाद करंट मंथ का इंटरेस्ट अभी नहीं होता है। विक्रांत जी, ऐसा क्या एग्जैक्टली इश्यू है, समझ में नहीं हाँ, आया मुझे। तो गदग बैंक से कोई बता सकता है क्या एग्जैक्टली इश्यू क्या है? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। हाँ हेलो, जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है ना सर? यस आ रही। हमारे यहाँ पे वो लोन अकाउंट्स होता है ना, यस, उसमें करंट मंथ का इंटरेस्ट भी आता है, लास्ट मंथ का इंटरेस्ट भी आता है। ओके। हाँ, उसमें पहले हम लोन अकाउंट को ओपन करने के बाद वो क्या हाँ होता है कि पहले लोन इंटरेस्ट लास्ट मंथ का रहता है ना, उसमें सेव अथराइज करने के बाद वो 15 डेज का इंटरेस्ट रहता है ना पीछे नीचे, वो क्या ओके होता है उसमें याद नहीं होता है वो टोटल अमाउंट ओके टोटल इंटरेस्ट के लिए। ओके, तो आप 2 बार एंट्री कर रही हो डेबिट इंटरेस्ट पेनल्टी से। एक बार पहले बार लास्ट मंथ एंड तक का कर रही है और उसके बाद में 15 डेज का कर रही है, ऐसे ही कर रहे हो क्या? हेलो हेलो, कैमरा Hello. So is it audible? यस यस, So when we are updating the interest, ओके means when we are giving in the voucher part, there both monthly as well as the day-wise interest is reflecting there. ओके So every time we have to do the save authorize and the voucher will be generated. Again, we have to give the loan account number and again we have to mention the interest amount. This is do we have to open the account part, ledger part. So this is problem for us, sir. Every time we have to give the save authorization and we have to create the voucher number there. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ वो। आप इसका अगर CMS ID अपडेट कर देंगे तो ये अच्छा होगा। और उसका अगर FIR भी रहेगा तो वो भी हमें भेज दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी चेक करके आपको बताता हूँ। We have already raised one ticket, sir, given for the support Okay. team. ओके, तो एक काम कीजिए, सिर्फ इधर CMS ID मुझे ये कीजिए, अपडेट कीजिए, मैं वो देख लेता हूँ जल्दी से जल्दी। Okay, sir. Today's you need, Yeah. right? या Number has entered. Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो पुणे मर्चेंट बैंक्स लगता है PMCBL. We have not received source code audit report yet, in spite taking multiple follow-ups. Anand ji, आप म्यूट पे होंगे, अनम्यूट कीजिए वन ऑफ यू। सर ये इसके बारे में मेरे ख्याल से SS कुलकर्णी सर से वो बात कर रहे हैं और उन्होंने वो दे रहे हैं मेरे ख्याल से।
तो एक बार मैं एसएस कुलकर्णी जी से कम्युनिकेशन करके उनको बता देता हूँ। हाँ, बता दीजिए ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं मल्टीपल फॉलोअप्स, ऐसे मतलब इट्स नॉट, वी डोंट नीड सो मेनी फॉलोअप्स फॉर दिस। ओके। हाँ, मुरकोट बैंक से बोल रहे हैं सेंट्रल प्रिंटर इशू नॉट रिजॉल्व्ड सिंस नवंबर 24। विक्रांत जी। यस सर, वो मुलगुड बैंक से जो आपने ओरेकल का 19 वाला वर्जन जो है फॉर्म्स का वो इंस्टॉल किया है, और दूसरा है आपने आपके यहाँ विंडोज अपडेट हो चुका है, बराबर ना? यस विक्रांत, यस। या तो क्या है, विंडोज का जो ओरा आरआरपी यूटिलिटी है ओरेकल फॉर्म्स का, वो इसने अभी बंद कर दिया है ओरेकल वालों ने। तो और जो अभी विंडोज अपग्रेड हुआ है वो भी सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ओरेकल से भी मदद ये की है, एसआर रेस किया है ओरेकल को भी। और दूसरा हम लोग दूसरा एक कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या देख सकते हैं। अगर वो दोनों भी नहीं मिले तो सारे के सारे रिपोर्ट्स में भी बिटमैप में कन्वर्ट करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा देर लगेगा, लेकिन इसके ऊपर हमारा काम चालू है। थोड़े दिन तक आप ओल्ड विंडोज वाला एक मशीन तब तक आपके पास रखिए। ओके। देन डैक बैंक से क्वेरी है, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी सेटिंग डन करके बताए हैं, बैलेंस पेनल्टी सेटिंग नॉट वर्किंग। हाँ, ओके। हाँ विक्रांत जी, आप समझ पाते हो क्या है? हाँ समझ पाते हैं, लेकिन मेरा अपडेट जो है मिनिमम बैलेंस का पेनल्टी उधर वर्क हो रहा है, ऐसा अपडेट था। अगर कुछ अलग सा ये है पॉइंट या उसमें कुछ इश्यू है तो वो मैं देखने के लिए बोल सकता हूँ। ओके। उसके बाद पुणे मर्चेंट का क्रिटिकल डेटा मस्ट बी मास्क्ड इन सीबीएस, काइंडली कंफर्म। ओके। मुझे लगता है कि विक्रांत जी यू गिव आंसर फर्स्ट, उसके बाद मैं भी थोड़ा ऐड करूंगा इसके ऊपर। क्रिटिकल डेटा बोले तो उसके लिए एक दो इश्यू है। एक जो आप पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो बोल रहे हो, उसमें एटीएम कार्ड जो डेटा है हम लोगों ने इनक्रिप्ट करके रखा है, लेकिन आपको इनक्रिप्ट और मास्क दोनों दिखाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी से पूरा का पूरा ओरेकल का डेटाबेस जो है हमारा, वो हम लोग इनक्रिप्ट करने का एक ये बना रहे हैं, यूटिलिटी बना रहे हैं। जो हम लोग एंट्री या कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा डेटा इनक्रिप्ट करके रहेगा, और जो हम लोग फेच करेंगे तब वो उसमें फॉर्म्स में हम लोगों को वो मास्क्ड डेटा दिखाई देगा। और उसके बाद में अगर हमें रिपोर्ट्स में या किसी में देखना है तो वो अनइनक्रिप्टेड दिखाएगा, डिक्रिप्टेड ऐसा दिखाएगा। ऐसा हम लोग ये बनाने के ये कर रहे हैं, इन प्रोसेस है। ओके। तो वही बात मैं समराइज करूंगा जो विक्रांत जी ने अभी बताया है। हम जानते हैं कि आरबीआई अभी आगे चल के और ज़्यादा मैंडेट करेगा इसके बारे में, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है जो आरबीआई के गाइडलाइन से भी डिफिनीशन होती है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। मानो मेरा फ़ोन नंबर मेरा खुद का होता है, अगर मेरा फ़ोन नंबर मिल जाता है आप मेरे को लोकेट कर सकते हो। मेरा पैन नंबर मेरा खुद का होता है, अगर मेरा पैन नंबर आपको पता चलता है तो आप कुछ मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इन सारे इंफॉर्मेशन को पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और बाकी दूसरे कंट्रीज में भी इसका रेगुलेशन ये है कि ये किसी को भी जो ऑथराइज नहीं है वो वैसे के वैसे नहीं दिखना चाहिए। सारे हमारे नेशनलाइज बैंक में इसके लिए उन्होंने कुछ किया है। और ओरेकल की तरफ से देखेंगे तो ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन अगर कोई लेता है तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, बट हमें पता है कि ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन लेना और उसका लाइसेंस का कॉस्ट अफोर्ड करना इतना रीजनेबल नहीं लगता है एट टाइम। इसलिए अगर बैंकों को दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना है ताकि उनका क्रिटिकल डेटा जो है वो मास्क में रहे, और जब वो डेटाबेस में स्टोर होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया एक कुछ करें हम लोग, जिससे कि आपको भी आसानी हो, हमें भी आसानी हो,
और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम आगे वाले दिनों में देंगे। फिलहाल के लिए जैसे विक्रांत जी ने बताया, बहुत क्रिटिकल वाला जो फील्ड्स है हम लोग वैसे भी उसको एनक्रिप्ट करके रख रहे हैं व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड। तो कुछ हद तक कर रहे हैं, हमें पता है ये इतना काफ़ी नहीं है, बट इसके बारे में और ज़्यादा करेंगे हम लोग और आपको बता के रखेंगे। श्रीनागरी वाले बोल रहे हैं कि आई वांट टू क्वेश्चन, या प्लीज़ क्वेश्चन। श्रीनागरी से जो हैं प्लीज़ आप अनम्यूट करके आपके जो क्या क्वेश्चन है वो बताइएगा, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बोलना चाहता हूँ और मेरे क्वेश्चन तो बहुत कुछ हैं। हाँ जी, श्रीनगर से मुझे आपको लिए एक क्वेश्चन है पहले। आपका अभी मर्चेंट आपने पहले 2-3 मिनट संवाद में ये निकाला था कि हमारा क्यूआर वर्किंग नहीं हो रहा है, क्यूआर वर्किंग नहीं हो रहा है। अभी ये हो रहा है ना? अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों? तो उसके ऊपर चालू है वो। हाँ। मिस्टर क्या सांगीकर और दूसरे उनके ऊपर काम कर रहे हैं। रविंद्र नासिकर है ना? हाँ जी, हाँ, वो और उनके टीम्स वगैरह बाकी, लेकिन मुझे उसके ऊपर मतलब आपका जो जो भी सर, एक आप अगर वीडियो ऑफ करेंगे तो आपका वॉइस ज्यादा नहीं, वीडियो कनेक्ट की आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बैंडविड्थ का प्रॉब्लम चौबे है। सर वीडियो ऑन रख सकते हैं, बट आपका माइक्रोफोन आपके मुंह के पास में रखिए ताकि हम आपको सुन पाए। फोन नहीं। अच्छा, आवाज आ रही है अभी बराबर? हाँ, आ रही है, यस। इसलिए मेरे पास में जो आपके रविंद्र नासिकर सर है वो और बाकी उनके टीम वो बाकी देख रहे हैं क्यूआर कोड्स वगैरह क्या है उसमें कुछ तो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी क्रिएट हो चुके हुए हैं, बना रहे हैं, लेकिन इतना डिले हो रहा है कि पूछिए मत। के मामले में थोड़ा इश्यूएबल था। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अभी 25 का एनिवर्सरी का ये कार्यक्रम वगैरह वगैरह तो पहले हो जाए और पब्लिक मैं कुछ कर सकूँ। तो वो आप बोल रहे हैं कि काम हो चुका हो, लेकिन अभी किस जगह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कासा और बाकी का इसके कारण मुझे कितना लॉस हो रहा है आप समझ सकते हो उस बात के ऊपर। मैं इतना जो चाहता हूँ कि हाँ बाबा, अगर कस्टमर के पास में गए अपना कोड स्कैनिंग कर ले, आप अभी फैसिलिटी दे रहे हो तो वो फैसिलिटी अगर मिल जाए तो कस्टमर कितना खुश होगा। बाकी के बाहर के बैंकों में मुझे कितना चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा है। आप तो बोल रहे हो कि इतने के ऊपर से ये भी देना है, स्टैंडिंग देना है, वो देना है, बहुत कुछ इश्यूएबल है। लेकिन वो स्टैंडिंग देने के बाद में भी अगर मैं कस्टमर के पास में पहले हो तो अपना स्टैंडिंग देना भी उसके ऊपर एक फेसिंग है ना, ठीक है नहीं है? तो नासिकर जी, जो पायलट्स हम कर रहे हैं, जो बाकी सब जगह में सब कुछ चल रहा है, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक है क्या जिसकी वजह से इनको इतना परेशानी हो रही है? नहीं, तो ये एक्चुअली शुरू में आईसीआईसीआई बैंक के तरफ से प्रॉब्लम था, वो चौबे सर को भी मालूम है। जो शॉर्ट कोड इशू होता है आईसीआईसीआई बैंक से, वो शुरू में डिसेबल था। उसके बाद में उन्होंने फुल केवाईसी का एक फुल वैलिडिटी का एक इशू आया, तो उसके लिए थोड़े दिन बंद था। तो उसके बारे में आईसीआईसीआई के साथ फॉलोअप करके मैं भी था और चौबे सर भी थे वहां पे, हम दोनों ने फॉलोअप करके वो शुरू कर दिया। अभी उनका जो इशू है वो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का था। तो 2 दिन पहले ही उनके जो सर्वर का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने उनके नेटवर्क वेंडर के साथ, हमारे हार्डवेयर वालों ने बातचीत करके वो कनेक्शन लेके कंप्लीट कर दिया है। अभी आज का स्टेटस ये है कि उनका मोबाइल एप्लीकेशन चल रहा है। चौबे सर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके हमने टेस्ट कर लिए है, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी चल रहा है। तो अभी सिर्फ एक ही बाकी है जो है उनके बोर्ड ने हमें हमारा जो प्रपोजल है उसको सैंक्शन करे तो आप आपके सभी मर्चेंट को क्यूआर दे सकते हैं। I will do. ओके ओके के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ और आफ्टर द मीटिंग वी विल सैंक्शन ऑल। ओके नासिकर सर? श्योर। यस यस
वी विल डू। तो मैं बोक्से सर से एक बार बात करता हूँ कि अगर वो बोर्ड से हमारी बात करवा देते हैं तो वो भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए जो प्राइमरी प्रिपरेशन हमारी तरफ से होनी चाहिए थी, सोसाइटी की तरफ से और हमारी तरफ से भी, वो दोनों अभी ग्राउंड वर्क रेडी है, अभी मैच खेलने के लिए तैयार है हम। गुड गुड गुड, वेरी गुड। 2020 मैं कहने बोल रहा हूँ कि करके, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है आप बोलिएगा कि कल के बाद में आपको बोल आप बात करके सजेशन कर दीजिए, और आपने ये जो बोला वो मुझे पासिंग करके। यस यस, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो बात होगी तो। ठीक है जी, ओके। हेलो सर, नीलेश पाटिल, कोल्हापुर अर्बन बैंक, बोल सकता हूँ? एक्चुअली हम ऑर्डर में जा रहे थे, बट ठीक है बताइए अगर जल्दी है तो। क्या ईयर एंड जो होता है ना, डे एंड, उसका हमें 9 से 12 घंटे लगते हैं ईयर एंड करने के लिए, तो वो कुछ टाइम कम हो सकता है? नीलेश सर, हाँ, मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। आपके पास यूएटी के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से मांगा है, उसके लिए खुद पंकज जी काम कर रहे हैं, और अगर आप यूएटी देंगे तो उसके ऊपर हम आपको यूएटी जैसे फास्ट करना है किया है वो दिखा सकते हैं। यूएटी दे सकता है, पर यूएटी देने के बाद वो दूसरा प्रॉब्लम आ गया ना, लाइव में आ गया, इसलिए वापस वो यूएटी बंद करना पड़ा। नहीं, वो अलग है, ये डे एंड के लिए आपने नहीं दिया था, वो नहीं दिया था, वो सीटीएस के लिए हमने दिया था, पर उसके बारे में वही बात हुआ था जब हम लोग को ने यूएटी मांगा था, तब आपने बोला था कि एक सीटीएस के लिए एक यूएटी प्रिपेयर किया है और दूसरा कुछ तो ईएफटी के लिए प्रिपेयर किया था, इसलिए हम लोग यूएटी नहीं दे सकते। अभी आप यूएटी दे दो, हम लोग उसके बारे में उसके जो चेंजेस है उधर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं बोल के वो आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। पुणे मर्चेंट से भी और 2 पॉइंट्स है, पासबुक प्रिंटिंग आल्सो नॉट सपोर्टिंग इन विन लेवल। विक्रांत जी, वो मैंने अभी 5 मिनट पहले यही इसका आंसर दिया था। इसके लिए हम लोगों ने जो ओरेकल को एसआर रेज किया है, और दूसरा भी हम लोग सॉल्यूशन एक्सटर्नली चेक कर रहे हैं, वो मिलेगा तब वो ये होगा, उसके लिए ऊपर काम चालू है। ओरेकल से एसआर मिलेगा तो ठीक है। विंडोज 11 ने और आरआरपी का जो यूटिलिटी है वो अभी डिस्कार्ड कर दिया है, ये यूज नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपको ये सॉल्यूशन थोड़े दिन में मिलेगा। थोड़े दिन तक आपको विंडोज का ओल्डर वर्जन वाला मशीन रखना पड़ेगा। दिस कैटेगराइजेशन नॉट डन इन एएमएल मॉड्यूल। या दिस कैटेगराइजेशन का इशू देख लेता हूं मैं, अभी कुछ बाकी बैंक में हो रहा है, अगर कुछ है तो मैं टीम से बता के ये करते तो। या ओके, सत्यशोधक बैंक से पॉइंट है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि ईएफटी मॉड्यूल में मैन्युअली काम करना पड़ रहा है आज के दिन में। आरटीजीएस आउटवर्ड फाइल जो होती है, क्या हम इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं? We are posting all files using EFT module manually. File please update. आप इसके लिए ऑटो पोस्टिंग के लिए एक में भी अमाउंट का लिमिट सेट कर सकते हो। अमाउंट के लिमिट तक आपका सारा जो है फाइल्स ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, उसके ऊपर जो रहेगा वो आपको मैन्युअल ऑथराइज करना पड़ेगा। ऐसा एक सेटिंग है, वो आप टीम से कनेक्ट करके वो अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो हमारे पास सेटिंग है। हाँ, फैंटास्टिक, ओके। What's the facility to debit freeze the account with a debit freeze account with no KYC? Facility to debit freeze the account with no KYC. ऐसा कुछ होता है क्या सीबीएस में हमारा? It is the facility to debit freeze the account with no. अगर KYC नहीं है तो डेबिट फ्रीज करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। मनीष सर. हाँ सर, जरा एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, आता आपल्या केवायसीच्या गाईडलाईन मध्ये कसं आहे, जिथे केवायसी नाही आहे तिथे अकाउंट फ्रीज करा म्हणतात, बर डेबिट फ्रीज करा म्हणतात, पण क्रेडिट अलो करा म्हणतात. आपलं जे कॉन्फिगरेशन आहे केवायसीचं ते केलं तर तो क्रेडिट पण अलो करत नाही ना तिथे.
सर नाही मार्क आपल्या मार्क ह्याच्यात और अनमार्क प्रोग्राम है सीबीएस पे, उसमें मार्क अकाउंट, वो अकाउंट लेके मार्क करके ओनली फॉर डेबिट ही कैन डू इट। यस वो कर सकते हैं, करेक्ट। थैंक यू सर। और जब भी केवाईसी होता है उसका, तब अनमार्क कर सकते हैं। यस वो कर सकते हैं हम लोग। सर आवाज नहीं है तो सर म्हणजे क्लिअर नाही झालं। मनीष सर, मार्क और अनमार्क प्रोग्राम है सर, ठीक है। मार्क अकाउंट और अनमार्क अकाउंट प्रोग्राम है, उसमें कौन सा अकाउंट को केवाईसी नहीं है, हाँ सर, ठीक है, उसका ओनली डेबिट यू कैन मार्क द अकाउंट। आफ्टर उन्होंने जब केवाईसी देता है, यू कैन अनमार्क द अकाउंट विथ स्टेटिंग दैट केवाईसी इज कंप्लीटेड। यस नाही विक्रांत सर, हाँ आवाज नाही आला म्हणजे क्लिअर नाही झाला तो। हाँ वो नहीं, वही रिपीट सर कीजिए ना विक्रांत जी। सर बोल रहे हैं एक हमारे पास प्रोग्राम है मार्क अकाउंट्स एज अ फ्रीज, ये करना है, डेबिट फ्रीज करना है या क्रेडिट फ्रीज करना है और या ऑल फ्रीज करना है। तो उस प्रोग्राम में आप जाके डेबिट फ्रीज कर दीजिए और जब केवाईसी होगा तब उसका अनफ्रीज कर सकते हो। सिर्फ डेबिट फ्रीज कर सकते हो। या ओके, तो मे बी इंडिविजुअल अकाउंट का है क्या? हाँ इंडिविजुअल अकाउंट का है। नहीं सर, विक्रांत सर, हाँ गणेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। उनका क्वेश्चन अलग है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर बैंक में 1000 कस्टमर है, वो जो नॉन केवाईसी है, तो उनको वन स्ट्रोक में वो लॉक करने का है। वो जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं, तो उसको हर एक एंट्री एक अकाउंट में जाके उसको लॉक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो आपने इसमें पॉलिसी में है एक कि काउंटर अगर ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट रहेगा तो उसको पॉलिसी में केवाईसी अगर नहीं रहेंगी तो हर क्लर्क की परमिशन उसको रिमूव कर देते हैं काउंटर में, तो किसी को ओके ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होता। वो अपने पॉलिसी में है। वो ओनली ब्रांच मैनेजर को अथॉरिटी, अगर कोई जैसा डायरेक्टर या बॉडी से किससे रिलेटेड है या अर्जेंट उसका देने का ही विदाउट केवाईसी, तो खाली एक बंदा उसको ट्रांजैक्शन कर सकता है। नहीं तो क्लर्क की परमिशन निकाल दी आपने तो वो कोई काउंटर ट्रांजैक्शन विदाउट केवाईसी पे नहीं होगा। यस वो भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वो। यस वो भी कर सकते हैं। उन्हें उनका क्वेश्चन था कि डेबिट फ्रीज करना है, तो डेबिट फ्रीज कर रहे हैं सर। मनीष सर होता ही नहीं उसमें। फिर कोई क्लर्क उसको डेबिट एंट्री अलाउड नहीं कर सकता। कोई भी हाँ आने तो बराबर है। किसी के लॉगिन से डेबिट एंट्री नहीं पड़ेंगी उसको फिर। यस ये सेकंड ऑप्शन है मनीष सर। ये सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट फ्रीज कर दीजिए उस प्रोग्राम में से, या एक सेटिंग है हमारे पास केवाईसी जो जिनका नहीं है उनके ऊपर डेबिट का ट्रांजैक्शन अलाउ करना है या नहीं करना है, उसके लिए एक अथॉरिटी है। वो आप अथॉरिटी निकाल दीजिए, उसके हिसाब से आपको कोई भी डेबिट नहीं होगा। सिर्फ एक बंदे को डेबिट का फैसिलिटी अथॉरिटी दे दीजिए, वो हो सकता है। नहीं एक्चुअली हमने वो पैरामीटर और अथॉरिटी सेट किया था, हाँ लेकिन उसके थ्रू ओनली डेबिट एंट्री ऐसा ऑप्शन नहीं है, पूरा ही उसका नहीं, जैसे अभी गणेश सर ने बताया वो ऑप्शन है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ या ओके ओके, अभी मुझे लगता है कि वी आर ऑलरेडी एट 5:30। जो मेरा एक क्वेश्चन थे क्वेश्चन है सर, हाँ सबके लिए मेरा बताइए। एक क्वेश्चन है। यस यस अपना जो आरटीजीएस एनएफटी होस्ट टू होस्ट चलता है ना, तो आरटीजीएस फाइल जो क्रिएट होता है उसका अपने सिस्टम में किधर ही लॉग राइट नहीं होता कि फाइल नंबर अपने सिस्टम में बनाया है कि नहीं बनाया, उसका लॉग किधर ही नहीं। बहुत बार पूछा है मैंने कि आरटीजीएस एनएफटी का फाइल क्रिएशन का लॉग चाहिए। ये सीबीएस ने ही बनाई है फाइल या हैकर ने बना के डाली है, उसका किधर लॉग ही नहीं है आरटीजीएस का। ओके गणेश सर, उसका हम लोग ये कर देंगे, लॉग फाइल का एक ये करेंगे, प्रोविजन करेंगे। ओके और मेरा एक इश्यू है, बहुत दिन से पेंडिंग है। जो कस्टमर इंश्योरेंस चार्जेस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो रिवर्सल जब पैसा भरता है तो रिवर्सल जो एंट्री होती है उसको डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस करके ऑटो रिवर्सल होता है और रिवर्स एंट्री होती है, रिकवर होती है। तो डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस वो कस्टमर जब सीए के पास स्टेटमेंट लेके जाता है तो 2-3 हजार रुपए डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस दिखता है। ओके तो बहुत बार आपके टीम को भी बोला है, वो खाली डेवलपमेंट में दिया कर बोलते हैं कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है। आनंद सर को भी मैंने कॉल करके 2 बार बताया है, अभी तक कोई उस पर रिप्लाई कर नहीं रहा है।
गणेश सर, मी आम्ही आता ह्याच्यावरती घेतो, प्रायोरिटीवरती घेतो आणि तुम्हाला हे देतो. नेक्स्ट वीक मध्ये त्याचा आन्सर देतो, सोल्युशन देतो. Okay. Yeah, we'll quickly go back to the questions asked on the chat. अभी सौभाग्य महिला बैंक बोल रही हैं सर, कनाडा स्पीकिंग एम्प्लॉयज को लीजिए. हाँ जी, श्योर. अभी जो हमारे पास लोग हैं वो थोड़े कम हैं, बट जो हैं वो कन्नड़ा भी बोल सकते हैं. तो दयानंद जी, सौभाग्य महिला बैंक कौन देखता है हमारी सपोर्ट की तरफ से? रियाज जी ना? Sir, actually we are requesting from so many days regarding to take the Kannada employee. Sometimes here it's possible to understand your language, sir. Marathi. It's almost Karnataka से है ना सब कुछ. So requesting to take employees, sir. ओके मैम, आपका कंसर्न हमें समझ में आया है. बट कौन सपोर्ट देता है इनको? मीनाक्षी का टीम है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको रिव्यू करके उसको अपडेट करेंगे. जो हमारे अर्चना जी है जो कन्नड़ा बोल सकती है, she can talk in Kannada now. ठीक है. ओके, तो कन्नड़ा बोलने वाले हैं हमारे सपोर्ट टीम में. अभी जैसे दयानंद जी ने बताया, हम उन्हीं को असाइन करेंगे ताकि आप कन्नड़ा में उनसे बात कर पाए और सभी आप जो बोलना चाहेंगे हम समझ पाए. ओके, थैंक यू. रेड्डी, only one employee is there in support team. Okay, if you want to speak with the implement team, is to whom we have to speak in Kannada. That's the problem, right? Okay, we understand. I think the point you're trying to make is at times we are not able to explain and they are not able to understand you. In such difficult situations, we can always have someone else to attend your calls and make sure that all that you're explaining is something being understood. So we will make an arrangement on this. I take a note of this and then we will definitely try to address this as appropriately as we can. Yeah. Okay. Yes, IT department, Reddy Bank have got issues. Reddy Bank से जो भी है, we are running late, तो आप बता सकते हैं आपका क्या क्वेश्चन है. क्विकली हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे. ठीक है सर. पहला पॉइंट है सर, जो सपोर्ट टीम आपका है, हाँ जी, और टिकट जो हम रेज करते हैं, जब भी जरा लेट होता है हमारे सपोर्ट टीम को कॉल करते हैं, वो एक ही बात बोलता है कि कनेक्टिविटी स्लो है. जरा प्लीज वो चेक करिए सर आप. श्योर. हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी स्लो है. ठीक है सर, दिस फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट इज too many, almost for more than 2 years we are asking for those RTGS for 2-factor authentication. There is a OTP, okay. So that bulk OTP, so give us for bulk OTP option. So till today it's not happened. So for every and single each transaction we have to put OTP. Oh, I see. Okay. So Okay. take a 15 minutes of that time and have a bulk OTP option. And third point is sir, yeah. Anand ji, mute all मत कीजिए. Maybe we should let them. रेड्डी बैंक से जो बोल रहे हैं, प्लीज आप अनम्यूट करके बताइए और एक बार प्लीज. पहली बात हमने नोट कर लिया. दूसरी पॉइंट. हेलो. हाँ जी. सेकंड पॉइंट. हाँ जी. Second point is sir, RTGS OTP sir. Yes. Okay, yes. We have taken a note of that. Yes. Okay. And third point is, so even before deployment of versions or after deployment of the new latest version, the NPI has been highly misclassified, sir. Okay. So there is no proper classification in NPI. So there is low work happened on the bullet repayment gold loan accounts. Vikrant, you have a quick answer to that? हाँ, बताइए.
मैं जरा इसके बारे में ये कर लेता हूँ, अपडेट लेके उनको डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ एग्जैक्टली कौन सा इश्यू थे। जरा एनपीए के बारे में इश्यू आया था, 2-3 इश्यू आए थे, वो उसी में है या अलग सा है, देख के मैं ये कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम। या ओके, गणेश जी का 2 पॉइंट्स थे वो उन्होंने बता दिया। अभी वी वांट, उसके बाद श्रीनागरी, वी वांट डिपॉजिट मेंबर डिटेल नॉन मेंबर लिस्ट आर इन सीबीएस रिपोर्ट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। विक्रांत जी ये श्रीनागरी वाले को ये बताना चाहता हूँ कि उसका एक फॉर्मेट जो कुछ भी है वो आप शेयर कर दीजिए। अगर वो फॉर्मेट इजीली हम लोग क्वेरी लिख के कर सकते हैं तो आपको एक लिस्ट रिपोर्ट बिल्डर है उसमें दे सकते हैं, नहीं तो रिपोर्ट करने में। ओके विक्रांत सर बोला, सुनिए ना, वो हाँ बोलिए। मालूम है क्या, वो अपना इश्यूएबल है, मैंने नीलेश को भी बोला था और बाकी लेकिन उन्होंने वो जो अपना लिस्ट बिल्डर है ना रिपोर्ट, हाँ उसमें वो रिपोर्ट आता है, तो हमने क्या तो वो बिल्डर रिपोर्ट कभी ओपन होता है कभी नहीं, उसका अलग से एक ये दिया हुआ है। लेकिन अगर सीबीएस को रिपोर्ट ओपन होता है तो क्या इशू हो सकता है, इसके लिए हमने सर पहले नहीं, से हाँ बराबर है आपका, ये कंसर्न बराबर है। लिस्ट रिपोर्ट बिल्डर से हम लोग इजीली और जल्दी रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर सीबीएस से रिपोर्ट करना है तो उसके लिए टाइम लग सकता है, क्योंकि इधर बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे न्यू रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे न्यू मॉड्यूल डेवलपमेंट्स पेंडिंग रहते हैं, तो इसके आने में बहुत देर लग सकता है। और लिस्ट रिपोर्ट बिल्डर है ये एक कस्टोडियन का ही पार्ट है। अच्छा नहीं, ये बराबर है ना, लेकिन मेरे पास में अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए ना। आज है इस जगह पे, आपने बना के दिया, मुझे बार बार कैसा होता है कि कभी कभी वो ऑन होता है कभी नहीं होता है। अगर सीबीएस में रहेगा तो यू शुड बी जनरेट ऑन ब्रांच ना, सेम थिंग। नहीं, लिस्ट रिपोर्ट बिल्डर क्यों बंद हो रहा है आपके यहाँ, उसके बारे में जरा सोचेंगे हम लोग। क्यों बंद हो रहा है, उसका कनेक्टिविटी नहीं है या उसकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, क्या है उसमें? कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इट्स ओके, चलता भी है, लेकिन कभी कभी वो नहीं ओपन होता है, वो बात की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो ब्रांच में ओपन हुआ तो हमें जो लिस्ट के ऊपर से कस्टमर्स का डिटेल्स जो देखना है उसके सब डिटेल्स होगा, वो ब्रांच में भी देख सकते हैं ना। मैं आपसे रिपोर्ट के बारे में एग्री कर रहा हूँ, इसका वैसा कुछ नहीं है। लिस्ट आप म्यूट हो सकते हैं ना, इसी के लिए है ना। बार बार अगर आप बिल्डर रिपोर्ट से हम ब्रांच को भेजेंगे रिपोर्ट, तो होगा नहीं, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग रिपोर्ट के लिए ये बोल रहे हैं और लिस्ट रिपोर्ट बिल्डर में दे सकते हैं। ये दयानंद जी ने भी आंसर किया है, उसके लिए प्रोवाइड सीएमएस आईडी करना है, ये भी उन्होंने आंसर किया है। आपको अगर सीबीएस में इंक्लूड चाहिए तो उसके लिए देर लग सकती है, इसलिए हम लोगों ने एलआरबी हमें दे दिया है। ये म्यूट मत कीजिए, मतलब खुद को म्यूट कर रहे लगता है। मे बी ओके, ठीक है, ओके। आई थिंक देयर इज सम इशू विद दिस कनेक्शन। ओके, आई थिंक वी आर गुड। अभी मुझे लगता है कि मनीष पुजारी का एक और भी था कि संवाद आरबीआई मास्टर गाइडलाइन पे हो, तो डेफिनेटली सर हम लोग इसका भी ख्याल रखेंगे और देखेंगे कि मास्टर गाइडलाइन के ऊपर अगर स्पेसिफिकली फोकस करके करना है। हमारे आरबीआई सेल है, रेगुलेटरी सेल है, जिसके हिसाब से ये संवाद में भी इस बात को लेके आ सकते हैं। हालांकि मेरा भी यही इच्छा रही है कि हम आरबीआई गाइडलाइन को और बेहतर तरीके से एनालाइज करके प्लान के साथ आपके साथ जुड़े कि दिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली डू। देन जो कस्टोडियन के फैसिलिटीज वर्सेस आरबीआई वाले हैं, ये कंपैरिजन भी हम करके देंगे। ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम ये डेफिनेटली करेंगे। और पिछले वाले कुछ संवादों में भी हमने ये कोशिश किया कि गाइडलाइंस को जैसे पढ़ा जाए, कि जैसे किया जाए, ये सब देख पाएंगे और उसके बारे में जो भी हमारी तरफ से बन सकती है कंप्लायंस के रिलेटेड, ये हम करके चलेंगे। थैंक्स फॉर दिस। Okay, finally, I think we will complete this. Email statement issue continue. Vikrant ji, please connect with him and then understand and everything else. Yes, sir. मैंने उनको आंसर किया है अभी। Okay. Thank you so much. I know हम आप सभी के पास और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है
related to issues and other things. और मुझे लगता है दयानंद जी, आनंद जी, प्रशांत जी जो हमारे सपोर्ट के मेंबर्स हैं, मैं आपसे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करता हूं कि कस्टमर की जो प्रायोरिटीज है सही तरीके से हमें इंटरनली हाईलाइट करना पड़ेगा। हम 15 दिन में एक बार प्रायोरिटाइजेशन का एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें इन सभी लोगों का सभी इश्यूज को हमें लेना पड़ेगा, ताकि हर 15 दिन में ऐसा कुछ निकल के आए जिससे कि उनका इश्यूज इतने लॉन्ग पेंडिंग ना हो। हम इसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले 2-3 महीने में इसकी जो परिस्थिति हमारी है ये और बेहतर हो जाए, हमारी क्रिटिकल इश्यूज का सॉल्विंग कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपकी पेशेंस का, आपकी सपोर्ट का, और डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम पेंडिंग ना हो। इंटरनली मैं हर दिन सभी लोगों से जुड़ता हूं और इसका रिव्यू लेता हूं, बट फिर भी आप सभी को फिर से धन्यवाद कि आपने ये बातें कॉमन फोरम में लेने के आने की कोशिश किया। हम देखेंगे और हर एक पॉइंट जो आपने बताया है इसके ऊपर हम काम करके इसका जो सिचुएशन है हम इम्प्रोवाइज करेंगे। फिर सभी को धन्यवाद, और इसके साथ हम इस संवाद को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू।